हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और फर्स्ट वीडियो इसका हम लोग कर चुके हैं, उसमें 5 क्वेश्चंस करें। आज की क्लास में कंटिन्यू करने हैं और टॉपिक वही अपना चलेगा, जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक ही चल रहा है। जर्नल ही कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में भी, और इसमें ना बहुत वैरायटी है, तो बहुत ध्यान से समझना क्योंकि जर्नल आता ही आता है पेपर में। स्कूल एग्जाम्स में भी आएगा और बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा, प्री बोर्ड्स में तो आता ही आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, कह रहे हैं creditors of 85,000 accepted 40,000 in cash and investment of 43,000 in full settlement of their claim। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि एक तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लिए, ठीक है, 43,000 की, और साथ में उन्होंने कैश लिए। तो अब आपको एक चीज समझनी है कि एसेट और लाइबिलिटी आपस में जब सेट ऑफ होती है ना, उसकी नो एंट्री है, उसकी एंट्री नहीं करनी। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि 40,000 हमारी जेब से कैश गए हैं, बाकी एक इन्वेस्टमेंट गई है। तो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स की नो एंट्री है, चाहे ये कुछ भी हो, 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इसको इग्नोर करो, हमें मतलब ही नहीं है कि कितने पे वैल्यू करा जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स को और कितना क्रेडिटर पे ऑफ हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो हमें देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है, तो रियलिटी में कितना कैश फर्म की जेब से चला गया। तो वो कितना चला गया, 40,000 रुपए। तो सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ करने की जर्नल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी है, क्रेडिटर्स वर 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब यहाँ पे देखो, हमने क्रेडिटर्स को 1 रुपया नहीं दिया कैश की फॉर्म में, हमने उनको 16,000 रुपए देने थे, हमने उनको 18,000 की मशीनरी दे दी। देखा जाए तो यहाँ पे फर्म को 2,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है तो इस नुकसान को करेंगे इग्नोर, कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी आपस में कट रही है, सेट ऑफ हो रही है, ठीक है, तो उसकी नो एंट्री। तो पॉइंट बी में तो एंट्री ही नहीं करेंगे, नो एंट्री लिख देंगे। पॉइंट सी देखो, कह रहे क्रेडिटर्स वर 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म। अब ध्यान से देखो, अगर इतना लिखा होता, सिर्फ इतना देखो, पेन से हाइड कर दिया मैंने, कह रहे क्रेडिटर्स वर 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,20,000, सिर्फ इतना लिखा होता तो आंसर क्या था, नो एंट्री। लेकिन इसका मीनिंग यह है कि फर्म को 30,000 का नुकसान हो गया, चुकाने 90,000 थे और हमने 1,20,000 की चीज दे दी उनको, महंगी चीज दे दी ना उनको, तो 30,000 रुपए का हमारे को नुकसान हो रहा था। लेकिन आगे कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स ने हमारे को 30,000 रुपए वापसी कर दिए, कह रहे पेड कैश टू द फर्म 30,000, उन्होंने 30,000 रुपए वापसी कर दिए। तो इतने की क्या थी, नो एंट्री थी, इतने की नो एंट्री थी, पेन से जितना हाइड करने के बाद जो दिख रहा है। तो एंट्री किसकी करेंगे, सिर्फ इसकी। तो यानी कि फर्म के पास जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो स्टार्ट कर रहे हैं आंसर। पॉइंट नंबर ए में सिर्फ आपको कैश पेमेंट की एंट्री करनी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। मैं बैंक प्रेफर करता हूं कैश अकाउंट की जगह, आप लोग भी बैंक लिख लो, 12th क्लास में हम लोग ज्यादातर जगह ना बैंक प्रेफर करेंगे। तो रियलाइजेशन टू बैंक, इन्वेस्टमेंट्स वाले पोर्शन को करा इग्नोर, जितना कैश का पे आउट है सिर्फ वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट में देखो, नो एंट्री, तो नो एंट्री छोड़ मत देना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में नो एंट्री लिख कर आना है, ठीक है, नो एंट्री ऐसे लिख कर आना, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, कह रहा है फर्म के पास 30,000 रीइंबर्समेंट आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगेन मैंने कैश अकाउंट नहीं लिखा, बैंक अकाउंट लिखा, बैंक ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 30,000, और बिल्डिंग जो हमने दी है क्रेडिटर्स को उसकी नो एंट्री है, ठीक है। तो वो मैंने नो एंट्री नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मेन एंट्री यहां पर लिख दी, बैंक टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका ना केस स्टडी की जैसे, इसमें एक कहानी उसने बताई है, ठीक है, केस स्टडी के जैसे, बट लास्ट में वो जर्नल ही करने को बोल रहा है, तो मैं फिर भी रीड कर देता हूं क्या कह रहा है इसमें। कह रहे CDI एंड P वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म लास्ट ईयर ओनली थ्रू अ वर्बल अग्रीमेंट। तो वर्बल मतलब ओरल अग्रीमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है। तो क्योंकि ओरल अग्रीमेंट है तो आगे कहते हैं दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द फर्म एंड टू मीट अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्यू पार्टनर्स आल्सो प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म। तो फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के ऊपर कर्जा है। Within a year, their conflicts arisen due to certain disagreements and they decided to dissolve the firm. तो यहाँ पे मेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स का क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या है कि वर्बल अग्रीमेंट था, ओरल था, तो बाद में लोग पलट सकते हैं अपनी बात से, भाई मैंने ये कहा था या ये नहीं कहा था, तो इस वजह से यहाँ पे लड़ाई हो गई और डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहे थे फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या हु इज, अब नेक्स्ट पेज पे लिखा है बाकी क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसल्टेंट टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो मिस काव्या कर रही है डिसोल्यूशन प्रोसेस पूरा। तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस मिस काव्या हैड ट्रांसफर्ड वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्योर इग्नोर करने वाली बात है ये, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हम अभी बाद में बनाएंगे तो समझ आ ही जाएगा कि क्या करते हैं। फिर कह रहे ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल मिस काव्या हैज डेलीगेटेड दिस असाइनमेंट टू यू बीइंग एन इंटर्न इन हर फर्म। तो अब यहाँ पे केस स्टडी की तरह क्वेश्चन है, तो हम इंटर्न है यहाँ पर मिस काव्या के, और हमारे को अब आगे का काम करना है। तो उसने हमें कुछ काम दे दिया, तो क्या काम दिया है, कह रहे ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू मतलब हमारी बात हो रही है, यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो ये 4 ट्रांजेक्शंस हमने ऑब्जर्व करी है और इनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो मोटा मोटा पिछला सारा क्वेश्चन तो एम ही हमने पढ़ा है, मेन काम क्या है, ये 4 एंट्रीज की जर्नल करनी है। और ये क्वेश्चन देखो जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया, बोर्ड्स में नहीं आया, सैम्पल पेपर में ये आ चुका है। ठीक है, जर्नल करेंगे डिस्कस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, ध्वनीज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हमारे को 50,000 चुकाने हैं, तो लोन चुकाएंगे 50,000 का, लेकिन 42,000 ही पे कर रहे हैं। तो 8,000 का ये जो फायदा हो गया ना, ये फायदा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले आपको पॉइंट नंबर 1 बताया। ठीक है, तो इसका पहले आंसर लिखते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो पार्टनर का लोन चुका रहे हैं। ठीक है, तो ध्वनीज लोन अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेबिट करा। क्यों डेबिट करा, बेसिक रूल लगेगा जर्नल का, लाइबिलिटी कम हो रही है ना, कर्जा चुका रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट। ठीक है, पे कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। तो अब अमाउंट्स फिल करेंगे। तो लोन का अमाउंट आपको गिवन है 50,000 का, और 42,000 में सेटल करें तो पे 42,000 कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 8,000 का फायदा हो गया ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हमारा निकल कर आया। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो कह रहे हैं पीज लोन ऑफ 40,000 वॉज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। तो याद रखना बहुत ध्यान से, अगर मैं लोन चुका रहा हूं और मैं उसको कोई एसेट दे रहा हूं, पैसे नहीं दे रहा, तो मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। तो पार्टनर का लोन चुका रहे हैं, तो पार्टनर के नाम का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ठीक है, पार्टनर का नाम है पवनी। ठीक है, तो पवनीज लोन अकाउंट हम यहाँ पे करेंगे डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, अगर पे करता तो टू बैंक करता, क्रेडिट टू बैंक करता, बट मैं इसको एसेट पकड़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना, एसेट का नाम मत लिखना, क्योंकि डिसोल्यूशन में एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं ना, तो एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो पवनीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो लोन का अमाउंट है वो 40,000। ठीक है, 45,000 मत लिखना, 40,000 लिखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोन टू चारू ऑफ 60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन टू चारू क्या है, लोन टू चारू का नेचर क्या है, वो फर्म के लिए एसेट, फर्म ने लोन दे रखा है, फर्म ने लोन कर्जा नहीं उठाया, वो फर्म ने लोन दे रखा है। तो ये लोन टू चारू जो पार्टनर है, ये एसेट नेचर का लोन है। वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। यहाँ पे चारू का ब्रदर कौन है, ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये कौन है, ये थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी कोई भी क्रेडिटर समझ लो, ये कोई भी क्रेडिटर है। तो अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली थर्ड पॉइंट में कर क्या रहे हैं कि हमें कर्जा चुका रहे हैं, और कौन सा कर्जा चुका रहे हैं, चारू के ब्रदर का लोन चुका रहे हैं। तो कर्जा चुका रहे हैं तो हमें कैश पेमेंट करना चाहिए, बट हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम लोन टू चारू के थ्रू चुका रहे हैं। लोन टू चारू मतलब मेरे को 60,000 जो चारू से लेने थे ना, वो मैं माफ कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं कर्जा चुका रहा हूँ और चारू से पैसे नहीं ले रहा, चारू को पैसे देने से मना कर रहा हूँ इस सेंस में। ठीक है, समझ में आया। तो ये भाई बहन है ना, तो ये आपस में सेट ऑफ कर लेंगे। ये एक तरीके से क्या हुआ, ये आपस में देख लेंगे ना कि भाई मेरे को फर्म को देने थे, उसको फर्म से लेने थे, तो बेसिकली किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो थर्ड पॉइंट में, जब भी लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। कौन सी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूं, मैं चारू के भाई का लोन चुका रहा हूं। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी हमारे लिए। तो अगर मैं इसको पैसे देता हूं, यहाँ क्या लिखता है, टू बैंक अकाउंट, बट मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं कैसे चुका रहा हूं, लोन टू चारू, मतलब ये एसेट मैं अपनी खत्म कर रहा हूं। ये लोन टू चारू एसेट नेचर है ना, तो ये वाली एसेट मैं अपनी खत्म कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो रियलाइजेशन डेबिटेड टू लोन टू चारू, और अमाउंट लिख लेना 60,000 रुपीज। फोर्थ पॉइंट है इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो यहां पे ध्यान से देखो,
80,000 रुपये का लोन है और बदले में क्या लेकर जा रही है, मशीनरी। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ जितना लोन होगा और उसके अगेंस्ट में जितनी एसेट होगी उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और बाकी के लिए वो बोल ही रहा है पार्ट पेमेंट में, यानी कि बाकी के लिए कैश। ठीक है, जितना एसेट का वैल्यू होगा उतना लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो लोन चुका रहे हैं, तो पार्टनर का नाम क्या है, इकनूर। ठीक है, तो इकनूर्स लोन लाइबिलिटी कम करने पे होती है डेबिट, तो लोन तो पूरा ही चुकाया जा रहा है, तो इकनूर्स लोन अकाउंट डेबिट करो 80K से, पूरा लोन चुका देंगे। जितने का मशीनरी है उतना डाला रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60K, और बचा कुचा वो कह रहे हैं पार्ट पेमेंट यानी कि टू बैंक अकाउंट 20K। ठीक है, 80 में से 60 की मशीनरी हो गई, तो 20,000 का हमारा नॉर्मल कैश का पे आउट हो गया। तो ये चारों एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन जर्नल एंट्रीज करनी है। पार्टनर्स का नेम गिवन है एक्स और वाई। ठीक है, तो सिंपल जर्नल एंट्रीज है डिसोल्यूशन का टाइम की। तो देखते हैं, कह रहे हैं सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स मतलब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट करना। ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज तो बैंक अकाउंट क्रेडिट पैसा जा रहा है और रियलाइजेशन डेबिट करना। नेक्स्ट है अ कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो याद रखना कि पार्टनर को ना जब भी हम पैसे देते हैं ना तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ानी है। ठीक है, तो पार्टनर को कैश डायरेक्टली नहीं देते, उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ानी है। तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे तो मतलब एक्स की कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 5% किसका निकालेंगे, सेल ऑफ एसेट्स। तो 50,000 का यहाँ पे 5% हम कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ अमाउंट यूज होगी। ठीक है, मैं एक बार ही सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इकट्ठे में इसकी जर्नल आपको लिखवाता हूँ। तो नेक्स्ट देखो, डी पॉइंट कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000, द फर्म हैड अग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000 रुपीज। तो फर्म अमृत को कितना पैसा रीइंबर्स करने वाली है, 10,000 रुपये रीइंबर्स करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एजम्पशन में लेके चलूंगा। तो एजम्पशन क्या होगी, ठीक है, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो अमाउंट है ना वो अमृत ने पे करा। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और 15,000, तो हम मान के चल रहे हैं 15,000 अमृत ने पे करे हैं, लेकिन फर्म उसको कितने दे रही है, सिर्फ 10,000। तो यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री सिर्फ ये करूंगा कि फर्म अमृत को कितने पैसे दे रही है, 10,000 रुपये दे रही है। तो मैं सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली नहीं बताया कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, और जैसा क्वेश्चन का मीनिंग बन रहा है उस हिसाब से यही समझ में आता है कि अमृत ने ही पे करे हैं ये 15,000 रुपये। ठीक है, तो हम अमृत को सिर्फ रीइंबर्समेंट वाली एंट्री करके देंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 वॉज पेड। तो एम्प्लॉइज को पैसा दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक। नेक्स्ट है जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ 6,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट अर्लियर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। तो ये क्या आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड हो रही हैं। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रही हैं, तो नॉर्मल केस में एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है तो बैड डेट्स रिकवर्ड मत लिखना, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट क्या आएगा, 6,000 का 60% निकाल देना, 3,600 का अमाउंट आपको जर्नल में लिखना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज एट 150%, मतलब 10,000 का 50% का प्रॉफिट हो गया, तो 15,000 रुपये जर्नल में लिखेंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मत करना, क्रेडिट करना रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखना वो बोल रहा है ना, हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर, मतलब वो क्लोज हो गई, एसेट का अकाउंट बंद हो गया, लाइबिलिटी का अकाउंट बंद हो गया, अब खाली रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ है। नेक्स्ट है, लास्ट है बेसिकली, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, द फर्म हैड agreed with Y a partner to reimburse him up to 7,500। तो यहाँ पर भी वही मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये 10,000 रुपये वाई भरेगा और फर्म कितने दे रही है, सिर्फ 7,500 ही इसको रीइंबर्स हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। पार्ट ए है सेल ऑफ एसेट्स, तो पैसा आ रहा है, तो मैं तो बैंक अकाउंट प्रेफर करता हूँ, आप चाहे कैश लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 50K। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट क्या है 10K, तो 10,000 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी में क्या होगा, अ कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स
अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो हमें पार्टनर को पैसा देना है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो जब भी कैपिटल जिस पार्टनर की बढ़ती है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और फर्म पे कर रही है, फर्म का एक तरीके से खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितनी कमीशन दे रहे हैं? 5%, तो 5/100, और सेल ऑफ एसेट्स का वैल्यू ऊपर से देखा 50 के। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 2500, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? अमृत वाली। अमृत को हमें जस्ट रीइंबर्स करना है, खर्चे की एंट्री में नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने डिस्कस करते टाइम समझाया है, तो अगर स्किप करा तो पीछे जाके एक बार ही चेक करूँ। तो सिर्फ रीइंबर्समेंट की हम एंट्री कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अमृत। अमृत को पैसा दे रहे हैं, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो रियलाइजेशन टू अमृत, और अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ईपीएफ वाली, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो पेमेंट जा रही है तो टू बैंक, और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट करना डेबिट, और अमाउंट लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट बैड डेट्स रिकवर्ड किए, तो पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आ गया सिर्फ उतना, पूरा 6,000 नहीं, जितना आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कितना बोल रहे हैं इसमें? हमारे को आया है 60%, किस अमाउंट का? 6,000 का, तो 60% 6,000 का आ गया, मतलब 3600 हमने रिसीव करे बैड डेट्स रिकवर की फॉर्म में। ठीक है, तो वही लिखेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स का, कुछ पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट करो डेबिट, बैंक अकाउंट करा हमने डेबिट, क्रेडिट कर देना टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसने बोला 150%। ठीक है, तो 10,000 में मैं ऐड कर दूंगा 50% का प्रॉफिट। ठीक है, 10,000 का ही, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास, तो लास्ट हमारे पास एच है, जिसमें हमें वाई को पैसा रीइंबर्स करना है, और खर्चा मान के चलेंगे हम कि वाई अपनी जेब से भरेगा, फर्म नहीं भरने वाली, तो 10,000 इग्नोर करेंगे, 7,500 की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, और फर्म वाई को रीइंबर्स कर रही है ना, तो वाई की कैपिटल अकाउंट बढ़ानी पड़ेगी, तो टू वाईज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 7,500। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 की, और सारी एंट्रीज हमने इस क्वेश्चन की कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखो लास्ट में राइट में देखो, स्क्रीन के बॉटम राइट में, बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है और रिसेंटली ही आया है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। तो कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ कविता एंड सुमन। ठीक है, आफ्टर द वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कह रहे बहुत सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी हैं, तो क्योंकि ट्रांसफर हो चुके हैं ना, इसी रीजन से हम लोग एसेट बेचने पर या लाइबिलिटी पे ऑफ करने पर ना उनका नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन टू बैंक या बैंक टू रियलाइजेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर हो चुकी है। पॉइंट नंबर ए में देखो, कह रहा कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू 1 लाख एट 90,000। देखो स्टॉक एसेट है फर्म का, बाहर बेचने जाएंगे तो पैसा मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम कविता का कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। ठीक है, कितने से कम कर देंगे? जितने की उसकी वैल्यू लगाई जा रही है, तो 90,000 की वैल्यू लगाई जा रही है, उतने पे कम करेंगे। और ये 1 लाख की चीज़ की 90,000 वैल्यू लगाई जा रही है, तो क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है तो ये 10,000 के लॉस को इग्नोर करेंगे, इसको कहीं नहीं लिखेंगे। हमने फर्म ही बंद करनी है, तो प्रॉफिट लॉस निकालने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो एक लाइबिलिटी से एक एसेट हमने खत्म करी। जब एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ होते हैं, एक दूसरे से खत्म होते हैं, तो उसकी क्या होती है? नो एंट्री। याद रखना, उसकी नो एंट्री। नेक्स्ट है, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 23,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय सुमन एट 17,000। सुमन कौन है? हमारी पार्टनर है, सुमन पार्टनर है। तो अगर सुमन कोई एसेट लेकर जा रही है, ठीक है, बाहर अगर एसेट बेचते तो पैसा मिलता, लेकिन अब ये एसेट सुमन लेकर जा रही है, तो इसका कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, और जितनी वैल्यू लगाई जा रही है वही वैल्यू हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे। ठीक है, तो 17,000 ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 वर पेड बाय कविता। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा कि कौन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करेगा, कौन सहेगा, तो मान के चलेंगे
कि बियर कविता नहीं करेगी, बियर यहाँ सहेगा कौन, फर्म सहेगी। तो कविता ने पे कर दिए, ठीक है। तो अब हम कविता को क्या करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, ठीक है। ये 2000 रुपये हम कविता को देंगे, तो इसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी, तो इसकी कैपिटल अकाउंट होगी क्रेडिट। नेक्स्ट है बैंक लोन पे करे, थर्ड पार्टी लोन पे करे, तो रियलाइजेशन टू बैंक। लास्ट है लॉस बांटो भाई, लॉस बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी, कम होगी। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होने पे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कविता और सुमन को डेबिट कर देना और क्रेडिट करना टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो पहला वही, कविता स्टॉक लेकर जा रही है तो इसकी कैपिटल कम करेंगे, तो कविता कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, कैपिटल कम होने पे होती है डेबिट। और जितने का स्टॉक वैल्यू हो रहा है, स्टॉक की प्राइस नहीं, स्टॉक वैल्यू 90,000 पे करा जाता है तो 90,000 लिखेंगे और क्रेडिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप खुद सोचो, स्टॉक बिकता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता ना, पैसा आता, लेकिन पैसे की जगह आप उसकी कैपिटल कम कर देते हैं, तो फर्म के लिए एक ही बात है, ठीक है। तो पॉइंट ए हो गया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वगैरह वाला पॉइंट, एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी तो कोई एंट्री नहीं करनी, तो ऐसे लिख कर आना पेपर में, नो एंट्री, ठीक है। लिखोगे नहीं तो मार्क्स कटेंगे। फिर है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट जो सुमन लेकर गई है, तो अगेन अब ये पार्टनर से पैसे लेने हैं तो इसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, तो सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वैल्यूएशन पे आपको ध्यान देना है, वैल्यू कितने पे करी जा रही है एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो चाहे रिकॉर्डेड हो मतलब नहीं है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड से कंफ्यूज नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट ही यहाँ पर जर्नल में लिखना है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 वर पेड बाय कविता, तो कविता को अब हम रीइंबर्स करने वाले हैं, तो कविता का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़ेगी और फर्म के लिए एक तरीके से खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। और अमाउंट देखते हैं भाई, अमाउंट है 2000 रुपीज़, तो यहाँ 2000 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक लोन पे करा है, तो पे करा है तो टू बैंक अकाउंट, थर्ड पार्टी लोन है ये, टू बैंक अकाउंट। डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना है 21,000, तो अमाउंट वही लिख देंगे, रियलाइजेशन टू बैंक 21,000। लास्ट है लॉस बांटने वाला पॉइंट आ गया लास्ट में, तो लास्ट जो है हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है। तो लॉस में क्या होगा भाई, दोनों पार्टनर्स को हमें करना है डेबिट, तो डेबिट क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल कम होगी ना, नुकसान मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी थोड़ी, इन्वेस्टमेंट इनकी कम हो जाएगी, तो के और एस को करा डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। तो रियलाइजेशन का लॉस कितना है 7,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो पुराने रूल्स लगा दो भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होती तो इनकी पीएसआर कितनी लेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे इक्वल, यानी कि 1:1, तो 3500 और 3500, ठीक है भाई। तो सारे पार्ट्स हमने कर लिए, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है, चैनल पे पढ़ने आते हो, विजिट करते हो, तो चैनल को यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी करना है। बाकी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से।